हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो टॉप 10 केस बेस्ड क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये गिवन है। अब मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है कि केस बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। जो भी आपको यहाँ पे पैराग्राफ गिवन है, इसको ना रीड नहीं करना है, ठीक है। तो क्या करना है, अगर रीड नहीं करना है, हमें जाना है डायरेक्टली क्वेश्चंस में, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें पैराग्राफ से लेना देना तो होता है, बट यहाँ पे ना जो आंसर है वो छुपा नहीं रहता है। जो आंसर है वो आपको पहले से ही आना चाहिए, तभी जाके आप उसको आंसर कर सकते हो। तो इसीलिए ऑब्वियसली अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। तो आपको डायरेक्टली जाना है क्वेश्चंस में। इन केस कई बार ऐसे केस बेस्ड आ जाते हैं जहां पे मान लो यहाँ पे कुछ चीजें गिवन होंगी कि ए कंपाउंड है, इसमें कुछ मैंने ऐड करा, ठीक है, उसके बाद ये बी में चेंज हो गया। तो यहाँ पे तो मुझे जो भी पैराग्राफ है वो रीड करना ही पड़ेगा। तो उस केस में आप क्या करो, पहले क्वेश्चंस देख लो, ठीक है, कि जो भी क्वेश्चन है क्या वो इस फॉर्मेट में है या डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आंसर कर सकती हूँ। तो डायरेक्टली आंसर कर लो ना, आपका ये टाइम बचेगा। जो टाइम आप यहाँ पे लगाओगे पहले इसको रीड करने में, फिर क्वेश्चंस पे जाने में, वो टाइम आपका बचेगा, ठीक है। और जब भी आप एग्जाम दे रहे होते हो ना, तो वहां पे हमें टाइम ही बचाना होता है। तो आपको क्या करना है, समझ में आ गया। रीड नहीं करने हैं क्वेश्चंस, आपको डायरेक्टली चले जाना है, सॉरी रीड नहीं करना है पैराग्राफ, ठीक है, डायरेक्टली हमें कहाँ चले जाना है, क्वेश्चंस में। तो चलो आ जाते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन में। गिव द रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विद फिजिकल स्टेट्स। तो हमें एक केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन यहाँ पे हमको मेंशन करनी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब हमें पता है कैल्शियम कार्बोनेट कैसे प्रिपेयर होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब भी होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो यहाँ पे क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके साथ साथ पानी H2O यहाँ पे फॉर्म होता है। पहले हम देख लेते हैं क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या फिर नहीं, क्योंकि हमें पता है रिएक्शन बैलेंसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले देखो, एक कैल्शियम का इधर पे एटम है, इधर पे भी एक कैल्शियम का एटम है, बैलेंस्ड है, ठीक है। 2 ऑक्सीजन प्लस 2, टोटल यहाँ पे 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। यहाँ पे 3 + 1, यहाँ पे भी 4 हैं, तो ये भी बैलेंस्ड है। 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है। तो ये जो इक्वेशन हमने लिखी है ये हमें पता चल गया पूरी ही बैलेंस्ड है। अब हमें फिजिकल स्टेट्स भी मेंशन करनी है। तो यहाँ पे देखो, हमें पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका होता है एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, इसको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो ये एक्वस है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप क्या लिख दोगे, AQ एक्वस, ठीक है। CO2 आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो ब्रैकेट में G लिख दिया। फिर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, सॉलिड, तो ब्रैकेट में हमने S लिख दिया। पानी तो हम सभी को पता है लिक्विड है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में L लिख देंगे। आपको पता होना चाहिए L लिक्विड और AQ एक्वस, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर आपने किसी चीज को डिसॉल्व कर रखा है पानी में तो आप एक्वस लिखोगे। अगर कोई भी लिक्विड स्टेट में ऑलरेडी एग्जिस्ट ही करता है तो उस केस में आप L लिखोगे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉर्मूलाज ऑफ स्लेक्ड लाइम एंड क्विक लाइम। अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। स्लेक्ड लाइम हमको पता है क्या होता है, इसी को हम लाइम वाटर भी कहते हैं, एंड ये क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2, ठीक है। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। अगर इसका केमिकल नेम पूछा जाता तो आपको पता है क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। देन है क्विक लाइम। अब क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, तो CaO, ठीक है। और अगर केमिकल नेम पूछा जाता तो वहां पे आप मेंशन करते कैल्शियम ऑक्साइड। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूलाज लिख दिए हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाई कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग एंड नॉट एनी अदर सब्सटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा और डिफरेंट सा सवाल है। कैल्शियम कार्बोनेट का हमें ये तो पता है हम इस्तेमाल करते हैं किसमें, व्हाइट वॉशिंग में, बट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्यों कर रहे हैं सिर्फ इसी चीज का इस्तेमाल व्हाइट वॉशिंग में, और किसी सब्सटेंस का इस्तेमाल हम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसका रीजन ये होता है व्हाइट कलर का, ठीक है। व्हाइट एक अच्छा क्या होता है, रिफ्लेक्टर,
ठीक है, दो कलर्स है मेनली हमारे पास, एक व्हाइट है और दूसरा ब्लैक है। ठीक है, तो जो व्हाइट है, जितने भी कलर्स उस पर, लाइट उस पर पड़ रही होती है, वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, और अगर हम बात करें ब्लैक की, तो ये क्या होता है, अच्छा एब्जॉर्बर होता है। तो ये क्या करता है, जितनी भी लाइट इस पे पड़ रही होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये बिल्कुल भी अच्छा रिफ्लेक्टर नहीं होता है और ये बिल्कुल भी अच्छा एब्जॉर्बर नहीं होता है। समझ में आया? तो व्हाइट कलर बहुत अच्छा क्या है, रिफ्लेक्टर है। तो कैल्शियम कार्बोनेट भी व्हाइट कलर का बना है, अच्छा रिफ्लेक्टर है। तो जिसकी वजह से जो भी सरफेस होता है वो काफी ज्यादा शाइनी अपीयर करता है। इसीलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने वही रीजन मेंशन कर रखा है, इट हैज हाई डिग्री ऑफ व्हाइटनेस, बहुत ज्यादा व्हाइट कलर का है ये। इट रिफ्लेक्ट्स लाइट वेल विच मेक्स इट अपीयर ब्राइटर एंड मोर ल्यूमिनस दैन अदर सब्सटेंसेस। तो काफी ज्यादा ये शाइनी, काफी ज्यादा ब्राइट अपीयर करता है एंड हेंस हम कैल्शियम कार्बोनेट का ही इस्तेमाल करते हैं व्हाइट वॉशिंग में। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं हम हमारा अगला सवाल। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग द फिजिकल स्टेट्स इन अ केमिकल इक्वेशन। देखो, केमिकल इक्वेशन को हम इस तरीके से लिखते हैं, अभी हमने लिखी भी हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर फिजिकल स्टेट लिखो, मेंशन नहीं किया जाता तो हम जनरली नहीं लिखते हैं, बट क्यों हम लिख रहे हैं फिजिकल स्टेट, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो देखो, बहुत ही सिंपल सा रीजन होता है। फिजिकल स्टेट्स हम जब भी मेंशन कर देते हैं एक केमिकल इक्वेशन में, एक केमिकल रिएक्शन में, तो यहाँ पे ना वो इक्वेशन ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाती है। सो आंसर क्या हो जाएगा, टू मेक एनी केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव वी मेंशन द फिजिकल स्टेट्स। अब देखो, हमने कोई भी रिएक्शन यहाँ पे लिख दी है, जैसे ये भी मान लो रिएक्शन थी, हमने ऐसे ही लिख दी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमको कौन सी स्टेट में इसको लेना है। जैसे हमारे पास H2O, पानी की अगर मैं बात करूं, ये लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में भी करता है और गैसियस फॉर्म में भी कर सकता है। कैसे, हमको पता है H2O जो पानी है एक्चुअल में वाटर है, वो लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, ये हमारे पास आइस का फॉर्म अगर लेगा, फॉर्मूला तो सेम रहेगा बट वो सॉलिड स्टेट में होगा। अगर हम बात करें स्टीम की, तो वो अगेन फॉर्मूला तो H2O ही है बट वो गैसियस फॉर्म में है ना। जैसे कि आयरन की अगर मैं बात करूं, तो ये H2O के साथ रिएक्ट करता है बट ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। तो जब तक आप यहाँ पे मेंशन नहीं करोगे फिजिकल स्टेट, तो हमें पता नहीं चलेंगी कंडीशंस कि कौन से कंडीशन में ये एक्चुअल रिएक्शन होनी है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर बहुत ही सिंपल सा हो जाएगा, टू मेक एनी केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, हमें पता चल जाए कि कौन सी कंडीशंस में वो रिएक्शन हमको करवानी है, उसके लिए हम यहाँ पे फिजिकल स्टेट्स को मेंशन करते हैं। ठीक है, चलो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं अगला सवाल। राइट एनी वन एप्लीकेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अदर देन व्हाइट वॉशिंग। अभी हमने देखा कैल्शियम कार्बोनेट का हम इस्तेमाल किस में करते हैं, व्हाइट वॉशिंग। तो क्या सिर्फ और सिर्फ व्हाइट वॉशिंग में ही इस्तेमाल करते हैं या और भी चीजें हैं? तो इसके और भी यूजेस होते हैं। क्या है वो यूजेस? सबसे पहला देखो, इट कैन बी यूज्ड इन मेडिसिनल इंडस्ट्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैल्शियम डाइटरी सप्लीमेंट्स। आपने सुना होगा, जिन भी ऐसे लोग होते हैं जो जिनमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, तो उनको सजेस्ट की जाती हैं कैल्शियम की टैबलेट्स, तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है यही कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे मेडिकल फील्ड में भी कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ व्हाइट वॉशिंग में ही नहीं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, अब देखो, एक केस बेस्ड हम कर चुके हैं, 5 क्वेश्चंस वहां पे आए थे। दूसरा यहाँ पे देखो, इतना बड़ा सा पैराग्राफ है, इसको मैं तो रीड नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली किसमें चले जाऊंगी, क्वेश्चंस में। तो सबसे पहला क्वेश्चन इतना सिंपल है, रस्टिंग क्या होती है? सबको पता है, रस्ट आपको पता है क्या है? दिस इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो जो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है वही हमारे पास रस्ट होता है। सो रस्टिंग इज अ फिनोमेना जिसकी वजह से जो भी आयरन आर्टिकल्स हैं वो कोरोड हो जाते हैं। सो रस्टिंग इज अ टाइप ऑफ कोरोजन ओनली। बहुत अलग अलग डेफिनेशंस हो सकती हैं, एक सिंपल सी क्या है, रस्टिंग इज अ टाइप ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन। ठीक है, कोरोजन ऑफ आयरन को ही हम क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। रस्ट क्या है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2O। तो रस्टिंग में पानी का होना भी इंपॉर्टेंट होता है और एयर का होना भी इंपॉर्टेंट है। एयर एंड वाटर दोनों का होना यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। अगर एयर
नहीं है या वाटर नहीं है, मतलब दोनों में से एक भी चीज अगर मिसिंग है तो रस्टिंग नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर रस्टिंग। ठीक है, चलो अब आई थिंक ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच टू मेटल्स डू नॉट कोरोड इजिली। कौन से ऐसे दो मेटल्स हैं जिनमें कोरोजन इजिली नहीं होता है। अगर आप इसका आंसर कर रहे हो Ag यानी कि सिल्वर, तो आपका आंसर थोड़ा सा गलत हो गया, बिकॉज सिल्वर में भी कोरोजन हो जाता है जब इसमें सिल्वर सल्फाइड की लेयर बन जाती है। ठीक है, तो कौन से दो ऐसे मेटल्स हैं, वो है हमारे पास नोबल मेटल्स, और इनका नाम है एक तो गोल्ड और दूसरा है प्लैटिनम। सो हमारे पास Au क्या होता है, गोल्ड, और Pt क्या होता है, प्लैटिनम। ये दोनों ऐसे मेटल्स हैं जिनमें कोरोजन नहीं होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। राइट द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड ऑन कोरोजन ऑफ सिल्वर। अभी आपको मैंने बताया था क्या होता है, वो सिल्वर सल्फाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेम ऑफ द कंपाउंड पूछा गया था तो हमने लिख दिया सिल्वर सल्फाइड। फॉर्मूला भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जो कि है Ag2S। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोजन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन, डिस्प्लेसमेंट या फिर ऑक्सीडेशन। अब बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि मेटल्स का जनरली ऑक्सीडेशन होता है, तो हम आंसर कर देंगे कि ये होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बट एक्चुअल में अगर हम इसको स्टडी करेंगे ना डिटेल में कोरोजन को, सो कोरोजन एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है, रिडॉक्स प्रोसेस होता है। जैसे अगर हम आयरन आर्टिकल की ही बात करें, ये एक्चुअल में ना आप क्लास 12th में पढ़ते हो, क्लास 10th में ज़्यादा डिटेल में नहीं गिवन है, क्लास 12th में हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। कोई भी आयरन का आर्टिकल होता है, इसका जो एक स्पॉट होता है ना, ये एनोड की तरह एक्ट करता है। आपको पता है एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, दूसरा स्पॉट पे होता है रिडक्शन, और ये कैथोड की तरह एक्ट करता है। सो आपको पता है जहां पे भी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, वो होती है एक रिडॉक्स रिएक्शन। तो कोरोजन याद कर लो एक रिडॉक्स प्रोसेस होता है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं है आपके सिलेबस में, बट यू हैव टू लर्न इट फॉर नाउ। अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ गया कि कोरोजन क्या है, एक रिडॉक्स प्रोसेस होता है। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आ जाते हैं। Which layer is formed on copper after corrosion? तो यहाँ पे कौन सी लेयर बनती है, बहुत सिंपल है, आपको पढ़ाया हुआ है, बेसिक कार्बोनेट की लेयर बनती है। ठीक है, अब ये बेसिक कार्बोनेट की जो लेयर है, इसको हम कैसे फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सो अगर हम बात करें कॉपर की, तो यहाँ पे बेसिक में OH माइनस आयन्स आते हैं। सो यहाँ पे हम CuOH2 लिख देते हैं, ये हो गया कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कार्बोनेट भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हो जाता है CuCO3। तो यहाँ पे हम एक डॉट मेंशन करते हैं, उसके बाद इस तरीके से इस फॉर्मूला को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक कॉपर कार्बोनेट इसको हम कह देंगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला है ये, एंड दिस इज द लेयर विच इज फॉर्म्ड ऑन कॉपर आफ्टर कोरोजन। तो अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे आ चुका है अब हमारे पास थर्ड केस स्टडी वाला क्वेश्चन। तो अब डायरेक्टली हम कहाँ जाएंगे, हम डायरेक्टली चले जाएंगे क्वेश्चंस पे। अब यहाँ पे कुछ रिएक्शंस भी गिवन है, इनको भी स्किप कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन फ्रॉम योर एवरीडे लाइफ। तो बहुत ही सिंपल है, एक तो अभी हमने देखा कोरोजन। ठीक है, कोरोजन में भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन तो होता ही है ना, भले ही रिडॉक्स प्रोसेस है बट उसमें ऑक्सीडेशन है ना, तो ये हमारे पास कोरोजन कहलाएगा। और उसके अलावा एक टॉपिक है जो आपके सिलेबस से हट चुका है, बट वो भी हमारे पास ऑक्सीडेशन ही होता है, दैट इज रैंसिडिटी। रैंसिडिटी का मतलब होता है जो भी हमारे आसपास खाने की चीजें होती है ना, उनका हो जाता है ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से उनका जो स्मेल है, ठीक है, उनकी जो भी स्मेल है एंड जो भी उनका टेस्ट है वो खराब हो जाता है, तो दोनों ही बैड हो जाते हैं। सो जो भी खाने की बैड स्मेल आ रही है, बैड टेस्ट आ रहा है, वो खाने के ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, एंड इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रैंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द रिएक्शन थर्ड एंड हमारे पास क्या है, सिक्स्थ। तो यहाँ पे रिएक्शंस गिवन है ना, 2 रिएक्शंस में बताना है, एक है थर्ड, एक है सिक्स्थ। तो हमें क्या बताना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम यहाँ पे इसके अलावा रिड्यूसिंग एजेंट भी देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये इसमें चेंज हो रहा है, ये इसमें चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसको हम ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहेंगे। वो सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है।
तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है Zn, हमसे पूछा क्या गया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है रिडक्शन, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा CuSO4। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था उसका आंसर क्या होगा CuSO4। यहाँ पे देखते हैं CuO चेंज हो रहा है किसमें Cu में, और H2 चेंज हो रहा है H2O में। यहाँ पे क्या हुआ रिडक्शन हुआ है ना, रिडक्शन अगर यहाँ पे हुआ तो ये क्या होगा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो CuO इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओवर हेयर, और यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये क्या होगा ये हमारे पास होगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये हमने आंसर कर दिया है। देन Which of the following is an oxidizing agent? सबसे पहला है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अल्कलाइन KMnO4, एसिडिफाइड K2Cr2O7, या फिर बोथ B एंड C। ये तो देखो हमारे पास होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन भी है ना, उसमें हाइड्रोजन हमें पता है रिड्यूसिंग एजेंट ही होता है, तो ये तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये हटा दो। ये दोनों में ऑक्सीजन दिख रहा है और हमको पता है ये दोनों ही अच्छे क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। बोथ बी एंड सी आर करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट है out of oxidation and reduction which reaction takes place at anode। बहुत सिंपली मैंने आपको लर्न करा रखा है NOx and cat red। ठीक है, या फिर आप लोन करके भी याद कर सकते हो। तो देखो NOx एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पे एनोड पे क्या होता है पूछा गया था, सो ऑक्सीडेशन होता है। कैट रेड, तो कैथोड पे क्या होता है यहाँ पे रिडक्शन होता है। ठीक है, अब उसके बाद LOAN, यहाँ पे क्या है हमारे पास लोन, तो L फॉर लेफ्ट, लेफ्ट में हमेशा आता है एनोड और एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन। सो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे तो इतने ही क्वेश्चंस थे, सारे हमने बहुत इजीली कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं फोर्थ केस स्टडी क्वेश्चन में। तो अगेन हम डायरेक्टली चले जाएंगे कहाँ पे, इन क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन है द केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस अपॉन हीटिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, या फिर बोथ ए एंड सी। देखो हमें पता है अगर सिर्फ लिखा होता इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या होता, द आंसर वुड हैव बीन, एक सेकेंड, यहाँ पे सिर्फ डिकम्पोजिशन हम इसको कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें तीनों ही डिकम्पोजिशन गिवन है, बट यहाँ पे एक और चीज मेंशन्ड है अपॉन हीटिंग। तो हीट करने पे हमें पता है इसको तो हम क्या कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, तो सिर्फ ए होगा यहाँ पे हमारा आंसर। यहाँ पे फोटो डिकम्पोजिशन या इसको फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन भी कह सकते हैं, यहाँ पे लाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एक्ट करती है ना, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एक्ट करती है। सो यहाँ पे हीट करने पे अगर डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, तो उसको हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। The massive force that pushes the rocket forward through space is generated due to। अब ये क्वेश्चन वैसे आउट ऑफ सिलेबस है हमारा, ठीक है, तो ये इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे नहीं, तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, बट मैं बता देती हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होता है बी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमारे पास एक सब्सटेंस होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, तो ये डिकम्पोज होता है किसमें, H2O पानी और O2 ऑक्सीजन में। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं बैलेंस कुछ इस तरीके से, तो 4 हाइड्रोजन हो गए हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास बैलेंस। ये रिएक्शन अगर करती है, एंड वैसे तो काफी अलग अलग चीजें होती हैं जो हमारे रॉकेट में अगर करती है, बट जो मेन मैसिव फोर्स जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की वजह से होता है, तो यहाँ पे बी हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, A white salt on heating decomposes to give brown fumes and yellow residue is left behind. The yellow residue left is off. बहुत important ये रिएक्शन है, ये एक decomposition रिएक्शन है और मैंने आपको पढ़ाई भी हुई है बहुत अच्छे तरीके से। देखो लेड नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, वैसे डाई आता, नाइट्रोजन ऑक्साइड ही लिखा है, कोई बात नहीं, लेड ऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे हमें पता है लेड नाइट्रेट का कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। ठीक है, ये डिकम्पोज होता है और यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, ये चेंज हो जाता है लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन गैस में।
तो यहाँ पे इसको इस तरीके से बैलेंस कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये व्हाइट कलर का था, ये होता है येलो कलर का, ये हमारे पास इसके ब्राउन फ्यूम्स मिलते हैं, और ऑक्सीजन क्या होती है, कलरलेस गैस होती है, ये हम सभी को पता है। तो यहाँ पे येलो रेसिड्यू जो बचा है वो किसका है पूछा गया है, तो वो किसका होगा, वो होगा लेड ऑक्साइड का। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। जो व्हाइट कलर का कंपाउंड है, जो व्हाइट सॉल्ट है, वो क्या है, अगर ये पूछा जाता तो आंसर होता लेड नाइट्रेट। ठीक है, ब्राउन फ्यूम्स किसके बने पूछा जाता तो आंसर क्या होता NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस रिप्रेजेंट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो CaO प्लस H2O ये बना रहा है CaOH2। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे ये क्या है, क्विक लाइम, इसकी रिएक्शन हुई पानी के साथ, इसने बना दिया स्लेक्ड लाइम। कॉम्बिनेशन में आपको पता है दो हमारे पास या उससे ज्यादा भी रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, आपस में कंबाइन करके एक हमको सिंगल क्या देते हैं, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे तो मुझे क्लियरली दिख रहा है ना, दो हमारे पास रिएक्टेंट से एक मिल गया प्रोडक्ट, तो ए हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखो एक सिंगल क्या है रिएक्टेंट, ये टूट रहा है, यहाँ पे हमको दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो ये वाली रिएक्शन क्या होगी, दिस विल बी अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे Zn प्लस CuSO4 बना दिया ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पे जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसने इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो ये रिएक्शन क्या है हमारे पास, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। फिर यहाँ पे देखो ये हमारे पास फेरस सल्फेट है, इसको हीट करा हमने, तो यहाँ पे हमें फेरिक ऑक्साइड मिला SO2 एंड SO3। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डिकॉम्पोजिशन, और ये भी क्या है हमारे पास, थर्मल डिकॉम्पोजिशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सभी देख लिए हैं, और हमसे कॉम्बिनेशन पूछा गया था, तो ए हो जाएगा हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय चूजिंग करेक्ट टाइप ऑफ रिएक्शन फॉर एक्स एंड वाई। स्टेटमेंट 1 है, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अभी हमने देखा था लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट करेंगे तो वो क्या है हमारे पास, वो एक डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन है। उसके बाद क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाई रिएक्शन। बहुत सिंपल है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बना देता है। तो दो हमारे पास क्या है रिएक्टेंट्स, एक क्या मिल रहा है प्रोडक्ट, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। तो बस हमें एक्स भी पता चल गया, वाई भी पता चल गया, ऑप्शन चूज कर लेते हैं। एक्स है कॉम्बिनेशन, नहीं है तो इसको रिजेक्ट कर दो। बी, एक्स है डिकॉम्पोजिशन और वाई है कॉम्बिनेशन, बिल्कुल सही, तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सी देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिखा है, ये रिजेक्ट हो गया, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखा है, सो ये डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी। अब आ चुका है फिफ्थ हमारे पास क्वेश्चन। अगेन ये पैराग्राफ को तो हम बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, हम डायरेक्टली कहाँ चले जाते हैं, क्वेश्चंस में। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द डेफिनेशन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इतना सिंपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक्सो एग्जिट बताया हुआ है, एग्जिट का मतलब होता है बाहर, है ना, थर्मिक थर्मल एनर्जी हीट के लिए आती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हीट या फिर हम कहें एनर्जी क्या होती है, इवॉल्व होती है। ठीक है, इवॉल्व होती है भी आप कह सकते हो, रिलीज होती है भी आप कह सकते हो। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, या नॉर्मली आप कह सकते हो कि जहां पे एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इवॉल्व होती है, एनर्जी उस रिएक्शन के बाद बाहर निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडो एक्सो का उल्टा है। ठीक है, एक्सो में बाहर निकल रही थी, यहाँ पे हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो हीट कह दो या एनर्जी कह दो, तो एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू प्रोसीड दैट पर्टिकुलर रिएक्शन, या फिर हम कह देंगे कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो एक हमारे पास ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तब जाके वो रिएक्शन प्रोसीड होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि जो भी हमारे पास
डिकॉम्पोजिशन रिएक्शंस हैं, चाहे वो फोटोलिटिक हो, इलेक्ट्रोलिटिक हो या फिर हमारे पास थर्मल डिकॉम्पोजिशन हो, तो सब के सब क्या है, हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, क्योंकि सब में हमको एनर्जी चाहे लाइट के फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में या हीट के फॉर्म में, बट एनर्जी हमको वहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ रही है। तो इन सभी को हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, चलो राइट अ रिएक्शन विच फॉल्स अंडर एंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत ही सिंपल है, कितने सारे हमने अभी डिकॉम्पोजिशन देखे थे। एक हमारे पास फोटोलिटिक का मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। AgCl जो होता है, इसको अगर आप सनलाइट में रख दोगे तो यहाँ पे इसको लाइट एनर्जी मिल रही है, सो ये हो जाता है Ag और Cl2 में डिकम्पोज। तो बस हमने यहाँ पे लिख दी है एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, what is decomposition reaction? Decomposition reaction is that kind of reaction in which one single reactant decomposes to form two or more products. बहुत simple है। Also, you can mention all the decomposition reactions are endothermic reactions because we need to provide energy for the reaction to proceed. ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन फोटोलिसिस, तो फोटोलिसिस आप कह दो या फिर इसको आप कह दो फोटोलिटिक डिकॉम्पोजिशन, दोनों ही एक ही चीज है ना। Photolytic decomposition is that kind of reaction in which one single reactant breaks down to form two or more products in the presence of sunlight. So when sunlight is provided to that particular reactant, तो वो decompose होता है। तो इसको अपने according जिस भी तरीके से आप लिखना चाहो लिख सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। A reaction in which one single reactant in the presence of sunlight breaks down to form two or more products, तो वो हमारे पास होता है photolytic decomposition। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं पहले क्वेश्चन में, हमें बेनिफिट बताना है कोरोजन का। अभी तक तो हमने डिसएडवांटेजेस ही पढ़ी हैं कोरोजन के, कि कोरोजन बहुत गंदा होता है, उसकी वजह से सिल्वर खराब हो जाता है, आयरन खराब हो जाता है। तो बेनिफिट क्या होता होगा, बेनिफिट भी होता है, देखते हैं क्या है। आपने पता है, आप सभी को सुना भी होगा, एल्यूमिनियम हमारे पास है ना, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्या बना देता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं बैलेंस, तो ये हमने कर ली यहाँ पे बैलेंसिंग। अब एल्यूमिनियम अगर आसपास के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बाहर से एक लेयर बना देता है किसकी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। ये लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह एक्ट करती है और इसको फर्दर कोरोजन से बचाती है। ठीक है, सो ये क्या हो गया, एक प्लस पॉइंट, यानी कि एक बेनिफिट हो गया किसका, कोरोजन का। ठीक है, समझ में आ गया। सो बेनिफिट में आप क्या मेंशन करोगे कि वी सी दैट व्हेनेवर एल्यूमिनियम गेट्स चेंज्ड टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड ड्यू टू कोरोजन, so this layer starts acting as a protective layer and it protects the aluminium article from further corrosion। इस तरीके से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट द फॉर्मूला ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन। तो अभी हमने देखा था रस्ट इसको कहते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2O, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड हो गया इसका नाम। ठीक है, if corrosion occurs in the case of iron articles, why is the iron pillar at Qutub Minar not affected? This is a very interesting question। ये आपके NCERT में भी given है कि जो हमारे पास आयरन पिलर है ना, किसके आसपास, कुतुब मीनार के आसपास, इसमें अभी तक कोरोजन नहीं हुआ है, जबकि हमें पता है आयरन में तो कोरोजन होता है। तो पहले के जो भी हमारे पास आर्किटेक्ट थे, उन्होंने ना क्या करा, उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला यहाँ पे लगाया जिसकी वजह से आज तक इसमें कोरोजन नहीं हुआ है। और ये साइंटिस्ट दुनिया भर से आते जा रहे हैं, बट वो स्पेसिफिकली पता नहीं लगा पा रहे हैं कि क्यों ऐसा है कि आयरन पिलर में अभी तक कोरोजन नहीं हुआ है। तो देखो रीजन क्या है, आयरन पिलर एट कुतुब मीनार इज एन एंशिएंट पीस ऑफ मेटल नॉलेज इन विच द मेटल इज वेरी वेरी प्योर। जो मेटल है ना हमारे पास, यानी कि जो आयरन है वो बहुत प्योर है, वो रॉट आयरन है। इसके साथ क्या लिया हुआ है, लो अमाउंट ऑफ सल्फर लिया हुआ है एंड हाई फॉस्फोरस कंटेंट लिया हुआ है, जिसकी वजह से इट इज रेजिस्टिव टू द आउटर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या है,
ये आयरन पिलर है। इसके आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है ऑब्वियसली वहाँ पे मॉइस्चर होगा, वहाँ पे पानी होगा, वहाँ पे एयर भी होगी। तो आउटर इन्वायरमेंट से ना ये बचा हुआ है क्योंकि इसमें हमने रॉट आयरन लिया है जो कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है, और इसमें हमने लो सल्फर कंटेंट लिया है और हाई फॉस्फोरस कंटेंट लिया है, जिसकी वजह से इट इज रेजिस्टिव, ठीक है, टू द आउटर इन्वायरमेंट। ठीक है, ये बचा हुआ है बाहर इन्वायरमेंट के ऑक्सीजन एयर के साथ रिएक्ट करने में, या फिर हम कह दें एयर एंड वाटर दोनों, क्योंकि रस्टिंग के लिए तो हमें दोनों ही चाहिए होते हैं ना, O2 एयर एंड वाटर। सो दोनों से ही ये बचा हुआ है। ये रीजन आपको मेंशन करना है अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आयरन पिलर से रिलेटेड। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको मेंशन करना है। एनसीईआरटी में उतने अच्छे से मेंशनड नहीं था, इसीलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, और फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स। राइट एनी 2 ways टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो आपको पता है रस्टिंग पूछ लो या कोरोजन पूछ लो, कोई भी 2 मेथड्स आप लिख सकते हो। जैसे पेंटिंग है हमारे पास, रस्टिंग के लिए तो हम स्पेसिफिकली गैल्वेनाइजेशन का भी इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन भी आ जाएगा। इसके अलावा ऑयलिंग भी होती है, एलॉइंग भी हम कर लेते हैं, है ना, एलॉय भी हम बना लेते हैं। जैसे अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन के साथ साथ हम क्या लेते हैं, कार्बन स्टील उसको कहते हैं। अगर हम क्रोमियम और निकल ले लेते हैं तो उसको हम स्टेनलेस स्टील कहते हैं। तो इस तरीके से हम आयरन को बचा लेते हैं रस्टिंग से। तो आई थिंक बहुत इजी है, समझ में आपको आ गया होगा। व्हाट डू यू मीन बाय गैल्वेनाइजेशन अभी हमने पढ़ा, वैसे अभी तो सिर्फ नाम पढ़ा, डेफिनेशन भी बहुत सिंपल है कि जो हमारे पास आयरन का आर्टिकल होता है, जैसे मान लो ये आयरन का आर्टिकल है, तो इसके बाहर से हम क्या करते हैं, इसके बाहर से हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं। जिंक हमें पता है आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये सैक्रिफाइस करता है। ठीक है, दिस सैक्रिफाइसेस, तो ये सैक्रिफाइस करता है खुद को, और जो अंदर की लेयर है आयरन की उसको बचाता है, ठीक है, फ्रॉम फर्दर कोरोजन। सो दिस इज मेंट बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ लेयर ऑफ जिंक आउटसाइड ऑफ एनी आयरन आर्टिकल, एंड बाय द हेल्प ऑफ गैल्वेनाइजेशन वी प्रोटेक्ट द आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम रस्टिंग। बहुत सिंपल था, डेफिनेशन है इसकी, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है और बहुत ही सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन है। अब आ जाते हैं 7th क्वेश्चन में, बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसको इग्नोर करते हुए हम आ जाते हैं यहाँ क्वेश्चन में। देखो जो भी मैक्सिमम आप केस बेस देख रहे हो वो कोरोजन या फिर रस्टिंग के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, तो इसको हमको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following methods is not used for the prevention of corrosion? ग्रीजिंग, पेंटिंग, प्लेटिंग या हीटिंग। हमें पता है हीटिंग का तो हम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हीटिंग। जैसे प्लेटिंग हो गई तो हम क्रोम प्लेटिंग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, पेंटिंग हम करते ही हैं, ग्रीजिंग यानी कि ऑयलिंग भी हम करते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी यानी कि हीटिंग। नेक्स्ट, कॉपर गेट्स कोरोडेड इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन गैस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर यहाँ पे बनती है। कार्बोनेट की लेयर कब बनेगी, जब आसपास क्या होगा, CO2 होगा, है ना, तो इसीलिए आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है वो सिल्वर के कोरोजन में इस्तेमाल नहीं की जाती है, मतलब उसमें भागीदार होती है, ठीक है, उसकी वजह से ही इसमें क्या होता है, कोरोजन होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कलर ऑफ लेयर दैट डिपॉजिट्स ऑन सिल्वर ऑर्नामेंट्स, ग्रीन कलर की होती है, ब्लू, ब्लैक या फिर येलो। जो सिल्वर सल्फाइड की लेयर होती है वो होती है ब्लैक कलर की, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे ब्लैक। नेक्स्ट देखते हैं, कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एलॉइंग, टिनिंग, गैल्वेनाइजेशन। सबसे कर सकते हैं हमें पता है, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा था ये भी हमारे लिए। रस्ट इज केमिकली, तो हमें पता है क्लियरली पहला ही आंसर करेक्ट है। रस्ट तो हम बहुत बार देख चुके हैं। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रस्ट होता है, नहीं, Fe2O3 यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने कहा है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक आया है, ये फेरिक नहीं होता है। आपको पता है ये कैसे बनता है, ये तब बनता है जब FeO एंड Fe2O3 दोनों ही फॉर्म होते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे दोनों फॉर्म नहीं होते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फेरिक ही बनता है। समझ में आ गया। चलो अगला देख लेते हैं। अब यहाँ पे 8th क्वेश्चन है, हम डायरेक्टली चले जाएंगे क्वेश्चंस में। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है।
व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है CaO का, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, या फिर कलर ऑफ लाइम वाटर डिसअपियर्स। आपको पता है यहाँ पे क्या आंसर होगा, सी, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ये कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट है, हमें पता है इसका डिटेक्शन टेस्ट है ये। हम जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लाइम वाटर भी कहते हैं या फिर स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, इससे पास करते हैं CO2 को, तो क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट और पानी। तो ये जो लाइम वाटर था ये क्या टर्न कर जाता है, मिल्की टर्न कर जाता है। एंड मिल्की अपीयरेंस क्यों आती है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि होता है व्हाइट कलर का। तो इसका व्हाइट कलर का PPT यानी कि प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, और रिएक्शन क्या कर रही है, ये वाली। उसके बाद नेक्स्ट है, whenever the chemical reaction occurs we get to see precipitate can be formed, gas may be released, कलर में चेंज, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ऑब्वियसली कोई भी केमिकल रिएक्शन अकर करी है, हमें कैसे पता चलेगा, इन तीनों की हेल्प से हमें इजीली पता चल जाएगा। प्रेसिपिटेट भी बन सकता है, और कोई गैस जैसे हाइड्रोजन है या CO2 है, ये सब रिलीज हो सकते हैं। कलर चेंज हो सकता है क्लियरली, जैसे कि अगर मैं Zn को डाल दूंगी CuSO4 के सोल्यूशन में, तो इसका जो ब्लू कलर था वो डिसअपियर हो जाएगा, है ना। तो तीनों अकर कर सकते हैं, सो डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट है, कंसिडर दिस रिएक्शन S+O2 फॉर्म कर रहा है SO2, स्टेट ऑफ SO2 इन दिस रिएक्शन इज, देखो ये सल्फर है, ये है सॉलिड, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है जो कि गैस है, बना रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस होती है, तो स्टेट यहाँ पे क्या हो जाएगी, गैसियस। तो C विल बी द करेक्ट आंसर। Which one of the given processes involves chemical reaction? Storing of oxygen gas under pressure, यहाँ पे क्या कोई रिएक्शन हुई, बिल्कुल नहीं। कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश इन द ओपन, बस रखा ही तो है, तो यहाँ पे भी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई। लिक्विफैक्शन ऑफ एयर, यहाँ पे भी क्या कोई रिएक्शन अगर हुई है, बिल्कुल नहीं, तो ये भी नहीं है। हीटिंग कॉपर वायर एट हाई टेम्परेचर, बिल्कुल यहाँ पे होगा, है ना, क्योंकि किसी भी चीज को अगर आप हीट करते हो, यहाँ पे तो हमने कुछ भी नहीं करा ना, यहाँ पे स्टोर किया है, यहाँ पे भी कीप करा है, और यहाँ पे लिक्विफैक्शन उसका कर रहे हैं, यानी कि एयर को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। जहां पे भी हीट करते हैं तो कोई नया प्रोडक्ट बनता है, नया प्रोडक्ट बनेगा, तो हमें पता है कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन यहाँ पे जरूर होगी, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। In which of the given chemical equations the abbreviations represent the correct state of the reactants and products involved at reaction temperature? देखो 4 रिएक्शंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, 2H2, अब यहाँ पे L लिखा है और यहाँ पे भी L लिखा है, क्या ये सही स्टेट है, बिल्कुल नहीं। हमें पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैस होते हैं, ये बनाते हैं H2O पानी, जो कि होता है लिक्विड, तो ये स्टेट्स गलत है, तो ये वाला गलत हो गया। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के लिए लिक्विड लिखा है, तो ये भी गलत है। यहाँ पे दोनों गैस है और ये लिक्विड है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही। यहाँ पे ये दोनों गैस है और ये भी गैस है, जबकि नहीं, हमें पता है H2O यहाँ पे पानी बनता है, तो यहाँ पे L आना चाहिए था, तो C हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब 9th क्वेश्चन आ चुका है, डायरेक्टली चले जाते हैं हम क्वेश्चंस पे। CO2 obtained by the complete decomposition of 20 ग्राम CaCO3 at STP is। अब ये भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे नहीं, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, अब क्वेश्चन आ ही गया है तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 ये यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। अब सभी का देखो क्या है, एक एक मोल है, एक एक वॉल्यूम है यहाँ पे इनकी, ठीक है, बिकॉज इनका कोएफिशिएंट क्या है, 1 होगा ऑब्वियसली सबका कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे जो हमारे पास CaCO3 है, ये क्या बना रहा है, ये CO2 बना रहा है, एक वॉल्यूम इसकी, एक वॉल्यूम हमको CO2 की दे रहा है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, 20 ग्राम CaCO3 हमें कितना क्या देगा, ठीक है, कितना CO2 देगा, ये हमसे पूछा गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट का हमको मास निकालना पड़ेगा, कितना होता है, कैल्शियम का 40 होता है, इसका 12, और ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, सो 3 इंटू ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है, 16 होता है, तो ये टोटल 48 आ गया। 48 प्लस 12 कर लो, कितना आ गया, 60, और ये 40 ऐड हो जाएगा, सो टोटल आ गया ये 100, है ना। तो 100 ग्राम अगर हम बात करें
CaCO3 की, ये हमको क्या दे रहा है, ये हमको CO2 का कितना लीटर देता है। यहाँ पे हम STP स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करते हैं और वो स्टैंडर्ड कंडीशन कितनी होती है ये हमको पता है। तो यहाँ पे हमारे पास 22.4 लीटर होता है, ठीक है। तो अब हम यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। 1 ग्राम ऑफ CaCO3 हमको कितना लीटर CO2 देगा, तो क्लियरली यूनिटरी मेथड हमको पता है 22.4 अपॉन 100 लीटर्स आ जाएगा। क्वेश्चन में कितना पूछा गया है 20 ग्राम, तो यहाँ पे 20 ग्राम कितना देगा 22.4 अपॉन 100 इंटू ये कितना आ जाएगा 20। अब यहाँ पे अगर हम इसको कैंसिल करेंगे सो दिस विल इजीली गेट कैंसिल, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखें सो 5 इंटू 4 हमारे पास कितना होता है 20, ठीक है। अब उसके बाद 2.4 ये बचाना यहाँ पे, तो 5 से अगर कैंसिल करेंगे तो अगेन 4 आ जाएगा, फिर 8 आएगा, तो यहाँ पे 4.48 लीटर हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो यहाँ पे A विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करोगे। पहले 100 ग्राम के लिए हमने यहाँ पे निकाला, ठीक है, फिर हमने 1 ग्राम के लिए यहाँ पे निकाला, उसके बाद हमने 20 ग्राम के लिए निकाला। तो इस तरीके से इजीली हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे A विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू गिव H2O प्लस O2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, दोनों या फिर नन ऑफ दीज। तो H2O2 अभी हमने देखा ये डिकम्पोज होता है, H2O एंड O2 यहाँ पे बनाता है, ठीक है। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे सेम सब्सटेंस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और सेम सब्सटेंस का रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। तो विच मीन्स यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ऑब्वियसली दोनों ही हो रहे होंगे। तो यहाँ पे C विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ A एंड B, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे आंसर करना है। इसको हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, जहां पे एक ही सब्सटेंस का रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। तो यहाँ पे दोनों हो जाएंगे आंसर। अगला क्वेश्चन, द रिएक्शन 2PbNO3 ट्वाइस फॉर्म्स PbO प्लस, ये तो अभी रिएक्शन देख ही चुके हैं, इज अ टाइप ऑफ विच रिएक्शन, अभी हमने देखा था ये होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। तो डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, तो आंसर क्या हो जाएगा C। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ऑन पासिंग करंट टू एन एसिडिफाइड वाटर वी गेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दिस इज अ टाइप ऑफ। अगेन बहुत ही सिंपल है, हमें पता है अगर हम पानी लेते हैं, इसका हम डिकम्पोजिशन करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, ये हमको पता है। तो ये किस में डिकम्पोज होता है, H2 एंड O2 में। इसको क्या कर लेते हैं हम, इधर पे बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इट इज समवट सिमिलर टू दिस, है ना, इसी टाइप की तो रिएक्शन है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम इसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हम इसको कहेंगे। The correct expression for decomposition of silver chloride to silver and chlorine is, तो हमें पता है, यहाँ पे लिख लेते हैं फिर चेक कर लेंगे कौन सा यहाँ पे सही है। बस AgCl डिकम्पोज होता है Ag प्लस Cl2 में, तो इसको इस तरीके से हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पे AgCl2 लिखा है, क्रॉस कर दो, ये ठीक है, ये सही लग रही है ना, तो B हो जाएगा करेक्ट आंसर। AgCl2 होता नहीं है और यहाँ पे Cl लिखा है जबकि Cl2 होता है, तो ये भी गलत हो गया। B विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब 10th क्वेश्चन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, इसमें भी हम वही करेंगे, हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में चले जाएंगे। मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज अ कोटिंग ऑफ, आपको पता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड की बाहर से लेयर बनी हुई होती है जिसको रिमूव करना पड़ता है। तो हम सैंड पेपर की हेल्प से क्या करते हैं, सैंड पेपर की हेल्प से पहले इस लेयर को हम रिमूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड या क्लोराइड, तो आंसर क्या हो जाएगा A। और हमको पता है जो भी हमारे पास मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं वो नेचर में क्या होती हैं, बेसिक होती हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या आया है, बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट, द रेड मेटल ऑन एक्सपोजर टू एयर टर्न्स ब्लैक, आइडेंटिफाई, CO है, PB है, CU है या फिर Li है। देखो रेड मेटल तो ये होता है रेड कलर का और ये ब्लैक में टर्न हो जाता है, क्या है, बहुत सिंपल है, हमारे पास CU है, ये होता है रेड कलर का। अब इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है तो CuO यहाँ पे बनता है और ये कौन से कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। ये हमारे पास रेडिश ब्राउन भी होता है,
तो यहाँ पे रेड ब्राउन ऐसे ले सकते हैं इसको। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। When green colored ferrous sulfate crystals are heated, the color of the crystal changes because it is decomposed to ferric oxide, it loses water of crystallization, it forms SO2, it forms SO3। देखो, ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट होता है हमारे पास। ग्रीन कलर किसका होता है ये आपको पता है, FeSO4.7H2O। यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर प्रेजेंट रहते हैं तब इसका कलर होता है ग्रीन, ठीक है। इसको जैसे ही आप हीट करते हो सो जो कलर है ना वो चेंज हो जाता है, और मैंने आपको बताया है ग्रीन से पहले वो किस में चेंज होता है? व्हाइट में, क्योंकि यहाँ पे जो 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो रिमूव हो जाते हैं और ये अपने एनहाइड्रस फॉर्म में चेंज हो जाता है जो कि व्हाइट कलर का होता है। तो कई बच्चे सोचेंगे कि ए होगा यहाँ पे आंसर, बट ये डिकॉम्पोजिशन होने से पहले एक और डिकॉम्पोजिशन होता है जहां पे जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो रिमूव होते हैं और इसका कलर ग्रीन से व्हाइट में चेंज होता है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा बी, इट लूजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फर्दर जो हमारे पास FeSO4 है इसका फिर डिकॉम्पोजिशन होता है और ये Fe2O3 SO2 एंड SO3 में चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे से ये जब इसमें चेंज हो रहा है तो इसका कलर क्या है? इसका कलर है रेडिश ब्राउन। तो यहाँ पे कलर चेंज फिर होगा, बट पहले जो फर्स्ट स्टेप में कलर चेंज हो गया वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज करने की वजह से हुआ, इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा? बी। समझ में आ गया? आप देखते हैं अगला। A dilute ferrous sulfate solution was gradually added to the beaker containing acidified permanganate solution, यानी कि KMnO4 solution, ठीक है। The light purple color of the solution fades and finally disappears. Which of the following is the correct explanation for the observation? KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो FeSO4 को ऑक्सीडाइज कर देता है। FeSO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो इसको ऑक्सीडाइज करता है। कलर डिसअपियर्स ड्यू टू डाइल्यूशन, कोई भी रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है। KMnO4 एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है एंड डिकम्पोजेस इन प्रेजेंस ऑफ FeSO4 टू अ कलरलेस कंपाउंड। ये सब के सब गलत हैं। जहां पे भी आपको KMnO4 दिख गया या K2Cr2O7 दिख गया, हमको पता है ये दोनों ही क्या होते हैं? बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। सो जो भी सब्सटेंस दूसरा है उसको ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ए विल बी द करेक्ट आंसर। KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये FeSO4 को ऑक्सीडाइज कर देता है। यहाँ पे देखो Fe2+ आयन के फॉर्म में ये प्रेजेंट होगा, ये इसको किस में ऑक्सीडाइज कर देता है? Fe3+ आयन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन अकर कर रहा है, तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। Pb plus CuCl2 फॉर्म्स PbCl2 plus Cu। ये किस टाइप की रिएक्शन है? बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो लेड कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो इसने कॉपर की जगह ले ली है और कॉपर को बाहर धक्का मार के निकाल दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको पता है एक्सचेंज ऑफ आयन्स अकर करता है। डीकम्पोजिशन में यहाँ पे एक जो सिंगल हमारे पास रिएक्टेंट है वो 2 या फिर 3 हमारे पास प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज होता है। कॉम्बिनेशन में 2 या 3 हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे, एक सिंगल हमको मिलेगा प्रोडक्ट। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है केस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कि पहले आप देख लो क्वेश्चंस और क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अगर मान लो ABC टाइप के क्वेश्चंस हैं तो आपको उस केस में केस स्टडी को रीड करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका काम ऐसे ही हो जाएगा। तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।